शो हो रही है। अरे स्क्रीन विजिबल है। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 23, दिसंबर 2019। तो इसमें बोल रहा है, देखो, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस बी आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। आई वॉज 1 to up to 5 और जे चल रहा है 1 to 10, वेयर बीटा आई इज फॉलोइंग नॉर्मल 0 कमा टाउ स्क्वायर। देखिए, ये नॉन आपका इफेक्ट है, ये हमारा कैसे, ये रैंडम इफेक्ट मॉडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा आई क्या फॉलो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर यही बीटा आई हमारा कांस्टेंट होता तो हम क्या बोलते? इट इज अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा मॉडल है? रैंडम इफेक्ट मॉडल। उसके बाद में एप्सिलॉन आई जे क्या फॉलो करें? नॉर्मल 0 कमा सिग्मा स्क्वायर। द पैरामीटर दे रखे हैं आपको, म्यू, सिग्मा स्क्वायर एंड टाउ स्क्वायर, और सबका पैरामीटर स्पेस दे रखा है। म्यू, सिग्मा स्क्वायर म्यू जो है, एंड सिग्मा टाउ स्क्वायर म्यू, नहीं, यू नॉट म्यू, बी द यूजुअल अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड टाउ स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आपको देखो, जब आप रैंडम इफेक्ट मॉडल पढ़ोगे तो इसमें आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या होता है इसमें। जैसे यहाँ पे आएगा सिग्मा, नहीं, इस वाले का चाहिए ना हमको, तो इसको जो इसका एस्टिमेट आता है टाउ स्क्वायर कैप, आप लिख सकते हैं इसको बी इज इक्वल टू मीन सम स्क्वायर डी टू बी, मतलब इस वाले इफेक्ट के चक्कर में जितना भी आएगा, फिर माइनस एम एस ई अपान में एन। ठीक है, एन क्या जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आई प्लस आई इंटू जे होंगी ना, यहाँ पे कितनी होगी? एन क्या होता है? समीशन आई गोस 1 to के होता है ना। हाँ, तो वो आ गया यहाँ पे। और तो पूछा गया इसने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी फॉर द पैरामीटर वैल्यूज। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, भले बहुत ही कम हो, चांस कम हो, यही पूछा है इसने। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि टाउ कैप स्क्वायर इज निगेटिव। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे एमएलई हैं और एमएमई हैं, ये पैरामीटर के अंदर जो पैरामीटर स्पेस होता है उससे बाहर नहीं जाएंगे, मतलब इनके एस्टिमेट, जो मतलब सॉरी, पैरामीटर के एस्टिमेट क्या है हमारे? एमएलई और एमएमई। तो ये पैरामीटर स्पेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कह रहा है निगेटिव है, बट टाउ स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है? क्वेश्चन में देखिए, ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, मतलब टाउ स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो एमएलई एस्टिमेट होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पहली बात। सेकेंड थिंग, थर्ड ऑप्शन देखिए, तो फोर्थ आउट हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें सेम चीज, इसमें भी एम डिनोट्स फॉर एमएलई, तो यहाँ पर भी हमारा ये चीज कैंसिल हो जाएगी। थर्ड वाला ये कह रहा है निगेटिव होगा बिकॉज ऑफ एमएलई, पैरामीटर्स के स्पेस के चक्कर में। ओके, एमएलई और एमएमई। उसके बाद में देखो, सिग्मा स्क्वायर जो है ना, सिग्मा स्क्वायर, ये यू, इट इज अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ, उसने बोला इसका। ठीक है, और ये जो एक्चुअली ओरिजिनल है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। आ गया इसकी, इस वाले की।
इसके एस्टिमेट की। और दूसरी बात ये है, अगर मैं इसको इसको ये वाली ये तो ये वाला बचेगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है एम एस बी माइनस एम एस ई अपान में एन। तो ये वैल्यू अगर बड़ी हो गई ना, तो ये वाला जो एस्टिमेट आप जो निकाल रहे हो वो निगेटिव चला जाएगा। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हम एफ वेरिएंस रेशियो में यही तो लेते हैं ना, इन दोनों के रेशियो। तो कभी क्या सबसे एफ क्या होता है हमारे पास, एम एस बी मीन सम स्क्वायर ड्यू टू डिस्ट्रीटमेंट एंड मीन सम स्क्वायर ड्यू टू एरर। और ये बड़ी भी हो सकती है, वन से छोटी भी हो सकती है। तो अगर ये बड़ी हो गई वैल्यू तो ठीक है, और छोटी हो गई वैल्यू तो ये आपका आउट हो जाएगा। इसीलिए ये मतलब इट कैन बी निगेटिव। ठीक है, सो कौन सा वाला ट्रू होगा? सेकंड ऑप्शन इज ट्रू इसमें। टाउ स्क्वायर तो वैसा पॉजिटिव रहेगा ना वेरिएंस है तो। नहीं, वो ऐसे मत सोचो। इसने कहा है कि देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टाउ स्क्वायर कैप क्या होगी, ये टाउ स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन इस जो एस्टिमेट कर रहे हो ये वेरिएंस है, मैं मानता हूँ वेरिएंस है, लेकिन इधर वाला जो जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं वो क्या है, वो दिस इज दिस, इसकी एस्टिमेट की वैल्यू ये है। तो ये इट कैन बी नेगेटिव ना, क्योंकि इसने दे रखा है एमएसबी माइनस एमएससी अपान एन होता है। अच्छा, इसका वेरिएंस जो है, ठीक है। उसके बाद में आ सर जाते ये हैं कुछ। हेलो, सिग्मा यू एस्टिमेट नेगेटिव क्यों नहीं? इसका एस्टिमेट नेगेटिव के ये ओरिजिनल वाला है ना, इसमें एरर की हम ओरिजिनल बैलेंस लेके चलते हैं, ये कभी इसका एस्टिमेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। और चाहो तो मैं फॉर्मूला भी बता सकता हूँ इसका कैसे एस्टिमेट किया जाता है, मैंने पढ़ा था, लिखा नहीं है इसमें। आप चाहो तो इसमें पढ़ भी सकते हो इसको, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, कहाँ पे दिया था ये। टाउ बी स्क्वायर एस्टिमेट है, वो अनबाइस एस्टिमेट है। ओके ओके। सीओटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं सीओडी में नहीं, एमएलई नहीं है निगेटिव। हाँ, और इसमें कहाँ गया, दिस इज फिक्स नहीं, दिस इज रैंडम इनफ मॉडल। हाँ, जो इसका देखो ऐसे आता है ना, हाँ, आप अगर इसका निकालो क्या था, सिग्मा स्क्वायर यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये क्या आता है, ये तो यू होता है ना, एस एस आर ई एस अपान में आपका वो डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस यहाँ पे के। जो भी होंगी। ठीक है, और ये कभी निगेटिव जाता ही नहीं है ना, अच्छा, ये तो होता है एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर का। एन माइनस के होगा ना वो। हाँ, जो भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे नहीं, एन माइनस कैसे के हो जाएगा, यहाँ पे के एन माइन सॉरी 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 एन माइनस के, मुझे एन माइनस वन सुनाई दिया, एन माइनस के ही होगा। तो अब भाई ये बन जाता है सिग्मा स्क्वायर कैप क्या होता है, एमएससी। तो उससे, और लेकिन इसके लिए ये आता है, ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ये अनोवा में दे रखा है, उसमें गुप्ता एंड कपूर में, पेज नंबर 5.15। ओके ओके। तो बट सर, हाँ टाउ म्यू टाउ अनबायस्ड है ना, वो टाउ बी अनबायस्ड एस्टिमेटर का। हाँ, टाउ मैं मानता हूँ ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है हाँ। ये, बट उसने बोला कि सम प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ही रेयर चांस होंगे जब ये जीरो मतलब ये निगेटिव जाएगा। देखो ना, इसीलिए तूने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से हाँ, पढ़ो। देखा, an event happen with the देन probability. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन हैपन विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी फॉर सम पैरामीटर वैल्यूज। ओके। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, वेरिएंस रेशियो जो एफ जो होता है वो वन से कम भी तो जा सकता है, बहुत रेयर केस में जाएगा, लेकिन वन से कम जा सकता है ना। हम कैसे देखते हैं, एफ जो अनोवा बनाते हैं इसके लिए, तो ये आता है एफ इज इक्वल टू एम एस, हाँ ड्यू टू रैंडम इफेक्ट, तो एस एस बी नहीं, एम एस लिखेंगे, एम एस बी अपान में एम एस ही आता है। तो इसकी वैल्यू क्या, एफ स्टेटिस्टिक वैल्यू वन से लेस नहीं हो सकती, है ना? वन से लेस, जीरो से लेस। नहीं, जीरो से लेस नहीं, वन से लेस, जीरो से लेस कैसे हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव।
ठीक है, हाँ 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 हाँ, ओके ओके 1 से लेस हो जाएगी, तो उस चक्कर में भाई ना इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो 4/5 1 से लेस हो गया, तो इस तरीके से। तो मतलब रेयर चांस होंगे, इसीलिए इसने बोला है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, बहुत ही 0.001 टाइप में इस केसेस में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा बचा था अरे 2 क्वेश्चन ग्रुप पे जो भेजे हैं, अभी? नेट के ग्रुप पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी पीडीएफ पे निपटा देता हूँ सारे, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 11 मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं ये, फिर मैं बाद में ट्राई करूंगा, अगर हो जाएगा मैं आपको फोटो भेज दूंगा सॉल्यूशन का, ठीक है, इसका 11 का, विच इज ऑन पेज नंबर आप ये हाँ 38 पे। सो सेकंड नंबर तो शायद डिस्कस हो चुका था, इसमें कुछ है भी नहीं। इन्होंने कहा है कि आपको बता चुका हूँ एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर स्क्वायर से छोटी होती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है इंटरनेट नेट, ये हमेशा पूछ चुका है, 3 बार पूछा है इसने। ये कभी बीच में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में भी आया था और 2011 में भी यही आया था। फिर उसके बाद में बोला है आर स्क्वायर इंक्रीजेज, यस हमेशा इंक्रीज करेगा, चाहे जो वेरिएबल जो डालने वाले, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आप जो पुट कर रहे हो उसमें वो रिलेवेंट है या रिलेवेंट, उससे मैटर नहीं करता है, आर स्क्वायर हमेशा इंक्रीज करेगा बस। और आर जो एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो इन्होंने लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव होगा, ये इट कैन बी निगेटिव। ये वैशाली ने भी बोला था, याद करो उसके क्लास में डिस्कस हो रहा था, तो कि अगर निगेटिव जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, बट हाँ निगेटिव वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर का ये देखो ना, यहाँ से क्या बनता है, ये 1 माइनस फॉर्मूला क्या आएगा, एस एस ई अपान में एस एस टी, और अपान में एन माइनस के, और यहाँ से आएगा n-1 डिवाइडेड बाई, तो इस तरीके से कुछ बनता जाके n-के इंटू आर स्क्वायर। ये बंदा 0 से 1 के बीच में होता है, बट ये 0 से नेगेटिव मतलब नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये तो डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं फास्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। इसमें दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, मतलब हर स्टेटिशियन का अलग अलग विचार है। तो इसमें इसने पूछा है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है और पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब होता है एच आई आई एक्चुअली। तो एच आई आई की वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 0 से 1 के बीच में होती है जनरल, ठीक है, इन जनरल केस। तो यहां से देखो, पहला ऑप्शन गया, फोर्थ गया, अब हमें डाउट है 2 और 3 पे। देखो ना, एडमिसिबल वैल्यू पूछा है, इस मतलब इसको भी आइडिया नहीं है कितनी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ स्टेटिशियन बोलते हैं कि एच आई आई की वैल्यू जो होती है लगभग 2p पाई एन लेते हैं, एंड कुछ लेते हैं एच आई आई इज अप्रोक्सीमेटली 3p/n, ठीक है, इसी के बीच में ही वो लोग वैल्यू लेते रहते हैं एच आई आई की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, 2 इंटू दिस इज 2/50, और आप इस या इनके अगर इनकी बात माने तो ये कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ये ऊपर कर दूं, तो ये कितना है, 4 2 4 दूनी 8.08, ठीक है। और इसके कितना आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ 2 से मल्टी, क्या आ गया, अच्छा, सो हाँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 पॉइंट नहीं 12, और ये आएगा 0.12। अब देख लो इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, कौन सी बची, इसी के आसपास कौन सी है वैल्यू, 0.01 तो हो नहीं सकती कभी भी, तो यही वैल्यू लाई कर रही है आपकी 0.1, ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, नहीं ये समझ में आ गया ना, मतलब इसमें कुछ है नहीं है, आपको ये ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज इन्हीं के आसपास ही वैल्यू रहेगी, कहने मतलब अप्रोक्सीमेट, आपको जो पास में लगे वो आप पुट कर दो। यहाँ पे देखो 0.8 के पास में भी ये इन्होंने बन रहेगा, और ये 0.12 के पास में ही बनाएगा, तो इसीलिए इन्होंने 0.1 एडमिसिबल रखा है आंसर। 0.01 बहुत दूर हो जाएगा ना 0.8 से और 0.12 से,
ये HII को लेवरेज बोलते हैं क्या? हाँ, HII को लेवरेज बोलते हैं। आफ्टर दैट 77, ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक, मैं देखा था। तो अच्छा, कंसिडर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस expectation of epsilon I is 0 and covariance is also 0, variance is sigma square by I is cap is the least square fit, okay, ये तो हमें सब पता ही है। उसके बाद में पूछा, हाँ सम ऑफ रेजिडुअल जीरो ही होता है ना, कैप लगा रखे हमने, जीरो होता है। हाँ सर, हम्म, और एस्टिमेटेड वैल्यू तो जीरो ही होता हाँ, और ये शायद प्रूव भी कराए थे क्लास में ना। है। दूसरा 1 होता है, क्या होता है? XI इंटू एप्सिलॉन आई। एक्स आई इंटू एप्सिलॉन आई 1 होता है, नहीं तो जीरो होता है वो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, बुक किया है नेक्स्ट एक्चुअली। हम लोग कर क्या रहे हैं, रुको तो, सम ऑफ रेजिडुअल्स जीरो होता है ना, और ये क्या ले रहा है? एस्टिमेटेड। नहीं नहीं, ये एस्टिमेट एरर का एस्टिमेट ले रहा है, यार देखना पड़ेगा, रुको ध्यान से, क्योंकि कुछ लोग एरर को भी ले सेम लेके चलते हैं, एस्टिमेट को भी लेके सेम चलते हैं। अच्छा पहला देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, आई एप्सिलॉन आई कैप इज इक्वल टू जीरो, चेक करते हैं। एप्सिलॉन आई कैप इज द करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड रेजिडुअल्स, ठीक है। हाँ, इसने डिफाइन ही कर रखा है इसको, रेजिडुअल्स है, तो आप क्या ले सकते हो इसको, समीशन वाई आई माइनस वाई आई कैप, है ना। उसके बाद में वाई आई कैप क्या होगा अपने पास, एक काम करते हैं, पी को 2 ले लेते हैं, खत्म कहानी, इजी हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 एक्स। अच्छा, इसने रिग्रेशन टर्म भी तो नहीं ले रखी, वो इंटरसेप्ट टर्म भी नहीं ले रखी है इसमें, तो अब डायरेक्ट वो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो लग नहीं लगा सकते, है ना भाई, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास जब मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं होती है तो आर स्क्वायर डिफाइन नहीं होता है। और तुम लोगों ने पूछा था किसी ने कि आर स्क्वायर से डिफाइन क्यों, क्योंकि सम ऑफ रेजिडुअल्स मैंने बताया था कि ये जीरो नहीं होता है उसमें, ठीक है, इस हाँ, टाइप में, मॉडल है में ना। तो जब तक का सम ऑफ रेसिडुअल जीरो नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ से पहला में इसने रखा है जीरो, ठीक है, तो पहला आउट हो गया ये वाला। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, पहले का सेकंड पार्ट, इट कैन बी ट्रू, वो हमें चेक करना पड़ेगा अभी। तो पहला वाला क्यों तो फॉल्स हुआ, इसकी वजह से, इसमें क्या है, एरर, सॉरी, इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो मैं आउट कर दूंगा। दूसरे के पास जाते हैं, इसको देखते हैं जरा, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बस एन एक्स आई जे, अब देखते हैं इसको जीरो होगा कि नहीं होगा। तो समेशन आई गोस 1 टू एन, ठीक है जी, समेशन आई गोस 1 टू एन, सो फॉर ऑल जे लिखा है इसने, ठीक है, तो जे की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, फॉर ऑल जे के लिखा है, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक्स आई 1, एप्सिलॉन आई क्या होता है, कैप क्या हो जाएगा अपने पास, वाई आई माइनस वाई आई कैप, ठीक है। अब जरा एस्टिमेट बताओ क्या क्या होंगे इसके, कैसे हम आगे अप्रोच कर सकते हैं इस पे।
तो वाई आई कैप आपको पता है यहाँ पे वाई आई कैप क्या होगा कि एप्सिलॉन टर्म हट जाएगी और केवल ये वाले बचेंगे बीटा वन कैप एक्स आई वन और यहाँ तक कहाँ तक जाएगा बीटा पी कैप एक्स आई पी। ओके बट फॉर j = 1 के लिए कंसीडर करेंगे तो हाँ तो मतलब जे क्यूब देखो इसने बोला कि जे इक्वल वन के लिए ट्रू है कि नहीं है और भाई मतलब सॉरी फॉर ऑल जे वन गोस पी तो टू के लिए भी ट्रू हो जाएगा मतलब आपको सेपरेटली ट्रू होंगे ये क्या मतलब इसका मतलब ये भी ट्रू होगा आई गोस वन टू एन एक्स आई टू एंड वाई आई माइनस वाई आई कैप ये भी ट्रू होगा इज इक्वल टू जीरो। ये सम की बात नहीं कर रहा है ये आप सोच रहे हो कि पहले जे की वैल्यू नहीं सर वन नहीं रखो। सर हाँ ठीक है तो ये और ये सारे ऐसे ही करस्पॉन्डिंग सारे सेम आएंगे टर्म्स मतलब यहाँ टू होगा अगले वाले में थ्री होगा और लास्ट वाले में पी होगा तो ये सम जीरो होगा। अब ये आपको प्रूव करना है एक बार देखो कैसे करेंगे बाकी सारे हो ही जाएंगे फिर। और हाँ मैंने पी की वैल्यू कितनी ली यहाँ पे नहीं जे की वैल्यू बन ली है ना पी ऐसे तो यार लंबा चला जाएगा ना बहुत। ट्राई किया था किसी ने नहीं अगर जे की वैल्यू मैंने वाई आई आई गोस वन टू पी जे वन तो बीटा वन जे भी तो बचेगा यहाँ पे इस तरीके से आएगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो इसका टर्म जो होगा बीच में मॉडल क्या दे रखा है हमारे पास देखिए मॉडल दे रखा है वाई आई जे नहीं वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन एक्स आई वन बीटा टू एक्स आई टू और जब हम बीटा दिस इज बीटा जे एक्स आई जे फिर आगे बढ़ेंगे बीटा पी एक्स आई पी। ओके सो अगर आप जे की वैल्यू वन लोगे ना तो मॉडल अपने पास आएगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन एक्स आई वन और जब जे की वैल्यू टू लोगे तब आएगी मॉडल आएगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन एक्स आई वन प्लस बीटा टू एक्स आई टू। ठीक है इस तरीके से बनेगा मॉडल। सो अब करते हैं अप्रोच उस पे। सो एक्स आई वन और ये आएगा वाई आई माइनस वाई आई कैप। मैंने चेक कर रहा हूँ जे इज इक्वल टू वन के लिए तो जे इज इक्वल टू वन के लिए ये आएगा आई इक्वल टू वाई आई माइनस ये आपका हो जाएगा बीटा वन कैप है ना और एक्स आई वन देन बीटा वन कैप कितना होता है जब हमारे पास इंटरसेप्टर नहीं होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में याद है कितना आता था बीटा वन कैप SXY नहीं वाई आई एक्स आई वन डिवाइड बाई समेशन एक्स आई वन का कुछ ओके भाई साहब यहाँ पे ये भी तो होगा ना ये वाला ये हाँ तो एक्स आई वन मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें कैसे करते थे इसको फिर बाई आई करो माइनस हाँ क्या आता था एस एक्स आई वाई आई वन अपान में एक्स आई एक्स आई का स्क्वायर एक्स बार जीरो हो जाता था उसमें बस ये है और ना सिंपल इंटीग्रेशन में अगर एक्स बार जीरो डाल दो तो ये मिल जाएगा। आई वन एक्स आई वन तो वहाँ पे हम लिखते थे वाई इज इक्वल टू दिस एक्स प्लस दिस तो नोटेशन भी हमारे पास आएगा यहाँ आई वन आएगा यहाँ आई वन आ जाएगा ये सेम रहेगा।
तो बीटा 1 की जगह तो इन जनरल तो एक्स आई ई आई जीरो होता है ना, है रिजल्ट होता है एक्स आई ई आई तो जीरो होता है एक्स आई, टू ई आई, मतलब वही रेजिडुअल। वो जब होता है जब इंटरसेप्ट टर्म वाली बात आती है, ठीक है। मतलब मतलब हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है यहाँ पे जीरो, मैं ये वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने प्रूफ नहीं किया, क्योंकि जो हमने प्रूफ जो किए हैं वो इंटरसेप्ट टर्म जब होती तब प्रूफ है उसमें, सलब सर के नोट्स में, याद करो। यस सर। उन्होंने प्रूव कर रखे हैं, और फिर जो मैंने भी पढ़ा, बाकी जो थोड़े बहुत उन्होंने कर रखे हैं, बाकी मैंने भी मतलब एक दो शायद किए थे, क्वेश्चन आया था उसमें भी इंटरसेप्ट टर्म दे के उन्होंने पूछा था, यहाँ पे इन्होंने इंटरसेप्ट टर्म गायब कर दी है। अब आपको सोचना है कि कौन कौन चीजें वास्तव में ट्रू रहेंगी, कौन कौन चीजें नहीं फॉल्स हो जाएंगी। जैसे पहले का फर्स्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स हो गया इसमें, क्योंकि इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। अब आपको इंटरसेप्ट टर्म नहीं तब सोचना है, हो सकता हाँ ये जीरो आएगा, बट कैसे आएगा ये हमें मैटर कर रहा है इस यहाँ पे। सर, हाँ इंटरसेप्ट टर्म हम मतलब क्यों नहीं लेके चल रहे, कोई रीजन? नहीं, इसमें मॉडल में नहीं दी है इंटरसेप्ट, मॉडल में कहाँ दी है। अगर इसका मतलब जनरल लिखते हैं, जैसे हम y एक वेक्टर इज इक्वल टू x11, ऐसे n क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी ये, हाँ मतलब हाँ। i के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो हम्म। तो ये जनरल है, मतलब x11 ये मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, तो दोनों केस लेके चलेंगे ना। अगर देखो वही ना कि एक्स जो वाली जो पहला कॉलम है एक्स का, अगर आप वन हाँ, तो बोलोगे वैल्यू पर्टिकुलर इसने कहा नहीं है ना कि x11 x21 xn1 इज नॉट इक्वल टू 1, कहा नहीं है, तो तो पॉसिबिलिटी तो वो भी बन सकती है कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फिर लेकिन वही बात है ना कि इन्होंने ये भी तो मतलब बताया। जैसे कि अगर देखो ये हाँ, करते अगर अगर हैं। देखो केस, हाँ वैसे फिर वैसे भी गलत हो जाएगा। आपके पास दो केस बनेंगे, एक में आपके लोग वन वन, तब उस केस में जीरो हो जाएगा, जब आप लोग नॉट वन वन तब वो फॉल्स हो जाएगा, और हमें ट्रू करना है जनरल केस में। तो सर जनरल केस में फिर शायद ऐसा कुछ बनेगा कि रेजिडुअल का सम जीरो ना होके, जैसे एक्स आई और रेजिडुअल के मल्टीप्लाई करके सम जीरो करते हैं तो शायद वो जीरो हो जाएगा, और वाई आई कैप और रेजिडुअल की मल्टीप्लाई करके सम करते हैं वो जीरो हो जाएगा जब इंटरसेप्ट टर्म हमारी ना हो। जैसे एक्स आई ई आई का समीशन, ये रेजिडुअल, ये तो इंटरसेप्ट टर्म हो या ना हो ये तो जीरो होता ही होता है। मुझे रिजल्ट याद नहीं है एक्चुअली, तो ओके वही ना, ओके। अगर आपको रिजल्ट याद है तो ठीक है। हाँ, क्योंकि आंसर दे रखा है कि जीरो होता है, तो ठीक, आप मान लो इंटरसेप्टर में है या नहीं है तो होगा, ठीक है। सर मैं इन्फर करने की कोशिश कर रही हूँ, रिजल्ट मेरे को भी याद नहीं है कि अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। हाँ। हाँ क्या नहीं, क्या पूछ रहे थे। देखो, अगर आप ये चल रहे हो जैसे y इज इक्वल टू एक्स बीटा मॉडल लेके चल रहे हो चला, तो हम्म यहाँ पे x की दो पॉसिबिलिटी है। अगर x जो x में ये वन वन हो गया, तब हम्म। आएगी आपके इंटरसेप्टर, yes, sir। तब तो समीशन जो आपका जो दे रखा है ना तो फर्स्ट का रेजिडुअल जीरो हो जाएगा, हाँ जी सर। जीरो, श्योर। बट अगर ये इंटरसेप्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे टू वन आ गई, कुछ भी इंटरसेप्टर नहीं है, तब उस केस में क्या है कि ये जीरो नहीं होगा। बट उसने क्या किया है कि सभी के लिए हमें चेक कर रहा है ना, कि लिखा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज करेक्ट। सो अगर आप केस खुद बना रहे हो वन 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 करके, तब तो खैर इसमें जीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला केस भी तो कोई सोच सकता है ना कि नहीं जीरो वन हुआ तो तब नहीं होगा, तो फिर हमें करेक्ट ढूंढना है ना। यस सर। आप समझे क्या मतलब, क्या होता है हाँ कि कोई भी चीज हाँ अगर सर, खुद से समझ गई, क्योंकि correct- अगर हम खुद से वन वन लेके करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें नहीं पता एग्जामिनर ने किस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, हमें जनरल लेके चलना पड़ेगा। हाँ जनरल लेके चलना पड़ेगा इसमें। तो इसका पहले का पहला ऑप्शन पार्ट तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन में भी चेक करेंगे, क्योंकि इसका दूसरे वाले ऑप्शन को इसने फोर्थ में दे रखा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये चेक करना है, देखो इसमें, हाँ ये किसने बताया था, ये आ गया, तो समीशन एक्स आई बाई आई, थोड़ा मैल्टी कैलकुलेशन है इसमें, करके देखते हैं अगर हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास एक्स, ये अलग है, और ये आई बन हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट बड़ा सा लगा दिया। अब हम जरा अंदर जाते हैं, जब मैं
आई, देखो समीशन I1 बाई आई माइनस, देखिए ये समीशन है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स आई वाई आई। ये जो समीशन बाहर वाला समीशन है किसके साथ जाएगा, इसी के साथ जाएगा ना, देखो सॉरी ये वाई आई नहीं वाई बना, ये समीशन और ये समीशन, ये आ गया एक्स, जीरो हो गया। जीरो हो हाँ गया। तो ये कैंसिल, ये भाई सब कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया। तो ऐसे ही आप दो के लिए ट्रू कर सकते हो, जे इक्वल टू, फिर आपको ये मॉडल ही वाया लेना पड़ेगा और आप इनकी वैल्यूज डालिए बीटा 1 बीटा 2 की, फिर आपको ये इनके ओएलसीज निकालने पड़ेंगे भाई ये, ठीक है। तो दूसरा तो ट्रू, इसने देखो आप कैसे चेक कर सकते हो जे के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो आप, कर रहे हो इसने बोला फॉर ऑल ट्रू, यहाँ फॉर ऑल दिया है, मैंने 1 पे ट्रू क्या सब होगा। हाँ 1 के लिए भी ट्रू होगा, अगर यही 1 के लिए ट्रू नहीं हो तो ये गलत हो जाता है फिर, ठीक है। तो दूसरा तो सही है। तीसरा में पहले, तीसरे वाले में देखो ऊपर ही हम डिस्कनेक्ट करके आ रहे हैं इसको, तीसरे के ए पार्ट को डिस्कनेक्ट करके आ रहे हैं ऊपर की, नहीं होगा तो यहां से हटाओ इसे, इसका तीसरे का बी पार्ट ट्रू है। चौथा देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, समीशन बाई आई कैप ये, तो यस आई, ठीक है। नहीं मैंने क्या बोल दिया था, यहाँ पे वाई आई ही होगा ना, ये 1 थोड़ी होगा, यहाँ पे हमने पहला हम ith मॉडल लेके चल रहे हैं, नॉट 1, आई की वैल्यू 1 थोड़ी ली मैंने, हाँ। तो ये आ गया अपने पास इसका, अब इसका देखो वही चीज है, इसमें भी वही लगाओ देखते हैं। तो समीशन वाई आई कैप साइड में रखो इसे, और इसका कितना आएगा वाई आई माइनस वाई आई कैप, ठीक है। सोचो कुछ और तरीके से कभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी करना है इसका कैलकुलेशन। तो बाई कैप अपने पास है, बाई आई कैप, अभी आप रिजल्ट याद रख लेना, यही रिजल्ट बन गया तो याद रख सकते हो हमेशा के लिए। तो ये प्रैक्टिस से करोगे रिजल्ट भी बनते चले जाएंगे अपने, एग्जाम में नहीं टाइम लगेगा फिर। मेरा बाई आई कैप कितना आएगा यहाँ से, बीटा कैप एक्स आई 1, बीटा कैप एक्स आई 1, सो बीटा कैप बस समीशन एक्स आई वाई आई अपान में समीशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, दिस वन, और आई 1 एक्स आई 1, ओके, ये अपने पास आ गया एक्स आई 1। अब इसको फिट करके देखो कैसे क्या बैठता है ये, चलो समीशन वाई आई कैप, दिस इज वाई आई माइनस समीशन एक्स आई वाई आई इंटू एक्स आई 1 समीशन एक्स आई 1 स्क्वायर। चलिए फिर कैसे करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मिलेगा हमको समीशन में वाई आई कैप इंटू वाई आई माइनस, फिर वही चीज आ जाएगी एक्स आई वाई आई कॉन्स्टेंट है बाहर, और यहाँ पे आएगा समीशन एक्स आई 1, और नीचे है एक्स आई 1 का स्क्वायर। ये सवाल तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं इन भाई साहब में, हाँ यहाँ भी तो डाल सकते वाई कैप भी तो होगा, हैं, वाई कैप भी तो होगा सेकंड वाले टर्म। सेकंड वाले टर्म में क्या आएगा, वाई कैप से मल्टीप्लाई होगा ना, वाई आई हेड से मल्टीप्लाई होगा, सही कह रहे हो यार, यहाँ पे आएगा वाई आई हेड एक्स आई 1 इंटू वाई आई कैप, दोनों आएगा मतलब। इंटू एक्स आई 1, हाँ वही है, आंसर जीरो नहीं आता फिर अगर मैं करता ऐसे, कुछ और तरीका लगा सकते हैं इसमें। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कि वाई आई हैट, अच्छा इसको एक बात बताओ, मल्टीवेरिएट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं क्या, जैसे किया जा सकता है इसको, अभी अभी पहले ऐसे ट्राई करते हैं फिर करते हैं उसको, एक बार देखते हैं इसको करके।
तो वहां पे फटाफट हो जाएगा आई थिंक। चलो इसको वाई आई हैट इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, यही चीज इसमें भी यही वैल्यू डालो फिर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पड़ेगी ये, भाई ये वैल्यूज डालनी है सारी। तो लेकिन भैया ना कि थोड़ा सा कुछ और भी सोच सके, मतलब समझ रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के किया जा सकता है जल्दी। बट अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा तो हो। तो समीशन वाई आई हैट का जो था ये बाहर आएगा इसमें, चलो देखा जाएगा। समीशन एक्स आई वाई आई कांस्टेंट है, ये भी नीचे वाला भी कांस्टेंट है, मैं वाई आई हैट की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वाई आई हैट में कौन ये बच रहा है, ये समीशन अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो ये केवल बचेगा समीशन में, समीशन आपका एक्स आई वन वाई आई, और ये आपका ये भी मिलेगा सेम सेम, ये भी मिलेगा सेम सेम, नहीं मिलेगा ना, यहाँ वाई हैट है और नीचे सेम सेम कहाँ मिल पा रहा है, गलती हो गई क्या से, इंटू वाई आई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको किया, उसके बाद में वाई हैट की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा। ओके, एक जगह मैंने पुट कर दी है, ठीक है। तो इसको ये आएगा अपने पास एक्स आई वाई आई अपान में समीशन एक्स आई वन स्क्वायर इंटू, और वाई हैट की वैल्यू फिर यहाँ पे डालो इसमें। तो जब आप वाई हैट की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको मिलेगा कि एक्स आई वाई आई ये साइड में आ जाएगा, और इसका ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स आई स्क्वायर आई वन स्क्वायर, ये वाला समीशन लगाओगे तो ये वाई हैट पे जाएगा समीशन, मतलब वाई हैट एक्स आई वन से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, स्क्वायर आएगा, सम लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, वो भी 0 आ रहा है। नहीं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में या कुछ में गलती करी है, कैंसिल मतलब जीरो ही आएगा यहाँ से, और ये स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू कहाँ से कैंसिल होगा फिर, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो आएंगे, करना इसको खुद ही, ठीक है। मैंने बता दिया कि सर अभी ऐसे बीटा एस्टिमेट पे एक्स डिवाइड बाय एक्स आई इसको स्क्वायर इसको ना रहेगा तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के सी मान लेना सबसे बढ़िया रहेगा, तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका मैं वो सोच रहा था कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ, आई वाई आई हैट और एप्सिलॉन हैट दे रखा है हमको, तो इसको कैसे लिखते हैं, वाई वन हैट इंटू एप्सिलॉन वन हैट, और इस तरीके से जाके वाई आई कहाँ तक जाएगा, आई विल गो टू फॉर आई वन एन तक जाएगा ना, ये क्या दे रखा था इन्होंने, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, वन एन तक जाएगा, तो ये आपने आएगा वाई एन क्या है ई एन हैट, ठीक है। इस चीज इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ वाई कर्ल हैट इंटू, ये ऊपर में डैश है और एप्सिलॉन एंड है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डैश ये एन क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज, और ये वाई हैट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में पढ़ा है कि वाई कैप इज इक्वल टू एच वाई होता है, और एक्चुअली ये दिस इज एस्टिमेट, और ई आई क्या होता है, ई आई कैप क्या होता है, वाई आई माइनस वाई कैप होता है। तो यहाँ डालिए वाई माइनस वाई, दिस इज एच वाई, ठीक है, वाई माइनस एच, सॉरी वाई हेड है ना इस पे, तो सॉरी डैश है ना, वाई डैश एच वाई आपका ये मिलेगा माइनस वाई डैश कैप एच वाई। यार क्या कर रहा हूँ, तुम लोग बता भी नहीं रहे, वाई हेड क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन होता है, और वाई हेड क्या आएगा, एक्स बीटा कैप आएगा ना, यहाँ से वाई कैप इज एक्स बीटा कैप, फॉर्मूले तुम लोग भी बोल रहे हो, और y माइनस वाई कैप क्या होता है, देखो y माइनस एच, नहीं
एक्स बीटा कैप। सो बीटा कैप की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स एक्स डैश वाई, तो ये आएगा वाई माइनस एच वाई, और फाइनली यू विल गेट आई एच बार वाई, ये मिलेगा आपको। तो यहां से आएगा इसका डैश तो वाई डैश एच बार डैश इंटू बाई कैप, और बाई कैप क्या होता है अपने पास, एक्स बीटा, और एच बार जब भी जैसे ही एक्स के साथ ऑपरेट होता है तो अंदर वैल्यू जीरो आती है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है सर हाँ, ये सेकेंड स्टेप क्या क्या दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो पूरे बता देता हूँ, शायद किसी को नहीं आया होगा। देखो मेरे पास क्या था कि मैंने जनरल में प्रूव करना चाहता था इसको, बाई आई वन और बाई आई हैट एप्सिलॉन वन हैट, ये आपको पता है ये करना है, तो आपने या तो इसको ऐसे लिख लो, बाई आई हैट का डैश इंटू एप्सिलॉन कैप, ठीक है, या फिर आप मैंने इसको लिखा है एप्सिलॉन कैप और डैश ये बाई आई हैट, ये लिखा मैंने, ये लिखा था। तो देखो आपको पता है एप्सिलॉन कैप इन्होंने खुद ही डिफाइन कर रखा, बाई माइनस बाई कैप है, और बाई कैप क्या होता है, एच बाई होता है, फिर गलती कर रहा हूँ, बाई होता है क्योंकि बाई एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन होता है, और जैसे हेड लगाता हूँ तो एप्सिलॉन हट गया, यहाँ बीटा कैप हेड आ जाता है, तो ये आपका मिलता है एक्स इंटू बीटा, कि एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स एक्स डैश वाई, एक्स डैश आएगा यहाँ पे, यहाँ डैश आ जाएगा, तो फाइनली वाई माइनस एच वाई, समझते रहना, और ये आ गया एच बार इंटू वाई। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ये तो पुरानी कैलकुलेशन है, इसको पुट किया मैंने वैल्यू को यहाँ पे, तो एच बार वाई का होल डैश वाई आई कैप, तो ये आएगा वाई डैश एच बार, क्योंकि एच बार डैश वो सिमेट्रिक होता है तो मैं डैश नहीं लगा रहा, तो वाई आई कैप, अब वाई आई कैप, वाई आई क्यों लिख रहा हूँ, ये तो पूरा ही कर आगे, तो वाई कैप कितना है, एक्स बीटा कैप। अब देखो ये वैल्यू जैसे ये दोनों आपस में आएंगे ना, ऑपरेट होंगे, एच बार के ऊपर एक्स ऑपरेट होगा, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, इस बीच वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये फाइनली जीरो हो जाएगा। एच बार एक्स जीरो कैसे होगा, क्योंकि हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, आई माइनस एच इंटू एक्स, ये आपका एक्स आ गया, और एच की वैल्यू हेड मैट्रिक्स होती है एक्स एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स एक्स डैश, और दिस इज योर एक्स, so this becomes your identity matrix, or x minus x becomes 0। okay ठीक है ना? यस सर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं इसको, कि ये जनरल में मतलब आप ऐसे, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, और नोट डाल भी लेना वेदर इंटरसेप्ट टर्म है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से लिख सकते हो कि this is summation of I simply 0 when intercept term is intercept term is present, ठीक है, intercept term is present, और आप तुरंत वहां पे एकदम यहीं पे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू जीरो, नो नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इन जनरल, ठीक है, इस तरीके से बनाओगे, तीसरा रिजल्ट आपका आ जाएगा बाई आई कैप एप्सिलॉन आई कैप इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल में ट्रू होता है, इंटरसेप्ट टर्म हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, ये हमने वहां भी प्रूव किया है जब इंटरसेप्ट टर्म थी, और ये भी ट्रू होता है, दूसरा वाला ये आ गया एक्स आई जे एप्सिलॉन आई कैप, ये भी जीरो होता है। एक बार इसको देखना जरा, ये जीरो होता है कि नहीं होता है, वहां पे इंटरसेप्ट टर्म की जब होती है, लिखा था सर, बताता हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है, जीरो होता है, वहां भी जीरो होता है, तो ठीक है, ये दोनों, ये भी जनरल केस में ट्रू हो गया, ये दोनों जनरल केस में, ये भी जनरल में है, ये भी जनरल में है, ठीक है, मतलब आपको केवल इसको ध्यान रखना है, ये थोड़ा आपको रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने याद किया है, तो इंटरसेप्ट टर्म है तब जीरो होगा 100%, जब इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, बीटा स्पेसिफाइड नहीं है, तो वी कैन नॉट से इन जनरल इट इज ट्रू जीरो और नॉट। ओके चलिए
नेक्स्ट क्या है 105 105। मुझे पीडीएफ कंप्लीट करनी है आज, कितने बचे? तो सपोज वी फिट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखो थोड़ा अगर प्रयास करोगे तो हो जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं। मैं भी आप ही की तुलना में प्रयास कर रहा हूँ तो हो जाती हैं। धीरे धीरे करोगे आपको भी आ जाएगा, और फिर नहीं आएगा फिर इंटरनेट है, गूगल है, लोग हैं, उनसे पूछो। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सो एक्स इज एन क्रॉस पी नॉन स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, फुल कॉलम रैंक है, ठीक है। और एप्सिलॉन आइज आर आईआईडी नॉर्मल, नहीं नॉर्मल नहीं, मीन जीरो वेरिएंस 1 है, फिटेड वैल्यू है, वो सब है, सब कुछ दे रखा है पहले से ही। तो इन्होंने बोला है कि द रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन आई एंड वाई के अनकोरिलेटेड। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो क्वेश्चन भी तमीज से नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है? एप्सिलॉन आई है कि आर है? वाई एस कैप और अनकोरिलेटेड ये बोला है। कोवेरिएंस बिटवीन, ये चेक करना है आपने, वाई, शायद यही लिखा है, यही लिखा है आई थिंक, ये चेक करो। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ आर एस ई है, ठीक है, यही चेक करना है आपने। और तो इसको देखो, बाई कैप क्या है आपके पास? एक्स बीटा कैप है। फिर बाई कैप और कैसे ले सकते हो इसको? एच वाई भी लिख सकते हो इसको, है ना? ठीक है, अच्छा जी। आप इसको एक तरीके से वही 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 वेक्टर बनाओ इसको। देखो इसको मैं वेक्टर एज ए वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ कि मैंने लिखा कोवेरिएंस बिटवीन 1 और ये नहीं 0, और ये फर्स्ट पोजीशन ये रही आर, मतलब आरथ पोजीशन में मैंने 1 डाल दिया और ये 0 किया यहाँ पे। फिर मैंने ये लिख दिया एप्सिलॉन, जो भी मतलब हाँ एप्सिलॉन है। एंड इसके इसमें क्या लिखा मैंने, तो कैसा आएगा ये, ऐसे लिखेगा हाँ। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसे 0, ये हम मैंने डाला एसथ पोजीशन पे, और इसको यहाँ पूरा y, क्योंकि ये जो y कैप है ना इसका एसथ एलिमेंट है ना, एक नंबर है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ वेक्टर। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे अब ये वेक्टर बना दिया है इसको, ठीक है। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली टर्म मिल जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। ओके है ना? अब मैं क्या करता हूं कि जैसे इसको बाहर ले लूंगा, तो इसको कुछ नाम दे दो आप, ए डैश एंड covariance between, now you have to find out this one and this one। और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये भी आप दे दो 1 1 दे दो या कुछ भी दो, बी दे दो, वेयर बी इज योर, बी एक वेक्टर है 0 0 0, और एसथ पोजीशन पे आपका 1 है और ये 0 है। ये क्लियर हुआ ना इतना जो मैंने क्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ में डाउट हो तो बताओ। हेलो, नहीं सर ठीक है, बराबर है। ठीक है बरोबर है। अब ये करते हैं एच वाई, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इसको इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसने ना हैट तो लगाया नहीं इस पे, क्योंकि आरथ पोजीशन पे हैट नहीं है, आरथ वाले एप्सिलॉन आरथ पे भी हैट नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी हैट नहीं होगा। इसके जगह पे मैं ये लिख नहीं सकता y माइनस एक्स बीटा, इसका यार आंसर भी नहीं पता है क्या होगा, इसमें भी नहीं टिक क्या है, इन्होंने भेजा नहीं था शायद। ए क्या नाम तुम्हारा, अवनीश, जरा देखना जरा आंसर क्या है इसके। ठीक है तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ओके तो हाँ, तो मैं क्या करता, ए कोवेरिएंस y माइनस एक्स बीटा लिख दिया, और आपके पास ये आ गया एच वाई। पहले इस पे बीच वाले पे कंसंट्रेट करते रहते हैं क्या कह रहा है ये। तो कोवेरिएंस बिटवीन y कामा एच वाई, नहीं पहले लिख लेते हैं पूरा, y माइनस एक्स बीटा कामा एच वाई। तो इट विल बी इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन y कामा एच वाई, ठीक है जी, एंड माइनस कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बीटा कामा एच वाई।
अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के कोवेरियंस क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द कोवेरियंस बिटवीन दीस टू टर्म्स? बीटा डैश कोवेरियंस ऑफ y एच बी बाहर से एच बीटा है। नहीं नहीं लिख सकते। सर इसको हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, वो वाला रिजल्ट यूज करके, कौन सा वाला? जो अभी करा है हमने हाँ जनरल लेके। हाँ, आ, ये वाला, ये हाँ जी, देखो ऐसा ध्यान से, कुछ करके। यहाँ पे एप्सिलॉन कैप है, वहां एप्सिलॉन कैप नहीं है, ध्यान सर से ध्यान से। ऑप्शन मैं यही कह रही हूँ, 4 ऑप्शन में कुछ में ई आई कैप दे रखा है, ई आर और ई एस। तो हम्म, मतलब ऐसा कुछ, हाँ जैसे कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा के हमें ये तो पता चल गया कि ये मतलब वाई आई कैप और ई आई कैप का समेशन 0 होता है। तो हम्म वो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई कैप वाई आई कैप तो 0 हो जाएगी, बट एक्सपेक्टेशन मतलब अलग अलग करते हैं ना, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, हम्म, ऐसे कुछ करके अगर ट्राई कर सकते हैं तो। कैसे? जैसे कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाँ क्या होता कोवेरियंस बिटवीन एक्स कोमा वाई है? हाँ इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई हाँ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। हाँ, ऐसे ये वाला अप्लाई करके कुछ कर सकते हैं, तो दिमाग में आ रहा है थोड़ा बहुत ना कि ऐसे कुछ अगर, क्योंकि यहाँ इसके पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ हाँ, इसके ऑप्शंस को देख के लग रहा है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट अभी निकाला है ना, अभी ये करके ही देखा है मल्टीवेरिएट के लिए ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, करना। देखो यहाँ ठीक पे है। एक बात बताओ यार, आप लोगों को इसमें टाइम ही लगना चाहिए था। एक्स क्या है? नॉन स्टोकास्टिक है। और बीटा क्या है? बीटा एस्टिमेट थोड़ी ले रहे हैं हम यहाँ पे। बीटा तो बीटा है, खाली कांस्टेंट टर्म है, तो जीरो नहीं हो जाएगा सीधे? कुछ सोचने नहीं था इसमें। देखो ना, अरे हमेशा कोवेरियंस हम रैंडम वेरिएबल के बीच में निकालेंगे ना, तो नॉन रैंडम और रैंडम के बीच में तो जीरो आ जाएगा ना कोवेरियंस, तो मतलब ही नहीं है। तो एक्स हमारा नॉन स्टोकास्टिक होती है मैट्रिक्स, और बीटा कैप अगर लिखा होता तब आपको सोचना पड़ता। जब बीटा की जगह लिखा है केवल बीटा ही, एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो अब हम केवल इस पे बात करेंगे, कोवेरियंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो कितना आएगा? इसको तो बस कोवेरियंस y कमा y इंटू एच डैश। सो वेरियंस ये क्या है हमारे पास? वेरियंस ऑफ y कितना है देखो, एक एक चीज देखनी पड़ेगी इसमें। फुल कॉलम रैंक ठीक है, उसके बाद में वाइड फिटेड वैल्यू है। अच्छा, ये है एप्सिलॉन आइज आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स हैं। एप्सिलॉन आइज आर आई आई डी मतलब एप्सिलॉन विल फॉलो नॉर्मल, या जो भी मान लो, नॉट नॉर्मल इन वेरियंस जीरो। जीरो वेक्टर एंड आई स्क्वायर है। ये नो नो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट आई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन होता है, तो उस हिसाब से y विल फॉलो नॉर्मल एक्स बीटा एंड सिग्मा स्क्वायर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से h आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये h आ गई, ध्यान से देखो कहाँ गया ये बीच वाली टर्म, h आ गई यहाँ पे, a डैश एच बी। अब एक बात बताओ कि मेरे को चाहिए कौन सी एंट्री इसमें आएगी, कौन सी मतलब एंट्री जिंदा रहेगी, क्योंकि इससे हम ऑपरेट कराएंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 है, ठीक है। लाइक s इज नॉट इक्वल टू r। अगर हम देखें, अगर मैं 1 0 लिखूं और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हो a b c d और यहाँ पे लिखूं 0 1, दोनों अलग अलग हैं, देखो तो ये 1 पे है पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए? 0 a और उसके बाद में 1 b, और ये क्या है 0 1, तो कौन सा सर्वाइव कर रहा है? बी सर्वाइव कर रहा है केवल, है ना। एच हो जाएगा। फिर यार एच पे डिपेंड करेगा ना सारा कुछ। एच आई जे एलिमेंट नोटिस एच का एच आई जे एच आर एस आर एस आ जाएगा। एस हम्म,
इट विल बी एच आर इंटू एस, मतलब आर एस, मतलब आर एस एंट्री आएगी, और आर एस एंट्री क्या 0 होगी? ये सोचने वाली बात है इसमें। आईजे का कुछ लिमिट होता है, वो भी कुछ -1 हाँ से भाई, वो चेक भी कर करना सकते पड़ता है अपने, कि कुछ भी हो सकती है वैल्यू, नॉन स्टोकास्टिक है, ठीक है, फुल कॉलम रैंक है, मीन है, ये है, फिटेड वैल्यू है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग रेजिडुअल्स हैं। एक्चुअली आप ये कह सकते हो इट इज नॉट कमिंग टू 0 ना। हाँ, कुछ भी हो सकती है ना, 0 तो नहीं है, लेकिन आप 0 बोल भी नहीं सकते इसको, मतलब इट कैन बी 0 और अदर देन 0। तो इसने बोला अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड के लिए 100% 0 होना चाहिए था, है ना। अनकोरिलेटेड के लिए ये 100% 0 होना चाहिए था, बट है नहीं, तो आप इसीलिए ए आउट, फर्स्ट आउट। ओके, और सेम यहां पे भी आएगा, अगले वाले जो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, बोलो। जो सेकंड ऑप्शन जब आप पहुंचोगे तो उसमें क्या है, एच एस एस एंट्री आ जाएगी, क्योंकि इसमें आर इज इक्वल टू एस ले लो, तो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये तो 100% ही पता है कि हमारे 0 7 के बीच में होती है, तो अनकोरिलेटेड ये भी, तो दूसरा भी आउट हो गया। ठीक है, तीसरा, तीसरे में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये इसने बोला है, वो प्रॉब्लम क्या, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अनकोरिलेटेड है या नहीं है। तो तीसरा वाला कर ले, ये वाला अपने आप आ जाएगा। चौथा क्या है, एप्सिलॉन आर डैश, और इन्होंने एप्सिलॉन आर डैश को यहाँ पे डिफाइन किया है रेजिडुअल, जो कि, तो वी नीड टू फाइंड आउट कोवेरिएंस, सेम, और ये आएगा अपने पास बाई बाई कैप एस, बाई कैप एस। तो इन्होंने बोला है कि अनकोरिलेटेड, तो 100% 0 आना चाहिए, आप कुछ भी करो 0 आना चाहिए। तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि, लेकिन ये ज्योति ऐसे बता रही थी एक्सपेक्टेशन, कहाँ पे आप सोच रहे थे एक्सपेक्टेशन, ये वाला आपका मेथड कहाँ पे लगाना सोच रहे थे, यहाँ पे? यस सर। तो नहीं यहाँ, इसमें, या इसमें, इस तो यहाँ डायरेक्ट नहीं, कर सकते। मतलब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम ट्राई करेंगे इनमें। अच्छा अच्छा, हाँ थर्ड, और अच्छा फिर, अच्छा आप अगर ऐसे देखो, एक्सपेक्टेशन आप ये कह रहे हो आर डैश, किया जा सकता है ऐसा, ऐसा तो ही मैं कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते हो। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, दिस इज, कहाँ गया, हाँ ये, अब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लो, क्योंकि हमने हमने एक्चुअली मल्टीवेरिएट में कर रखा है, तो उससे जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा वही है कि सारे फार्मूले याद भी हैं, फटाफट फटाफट आ जाता है उससे। तो आप ये करके देखना, बाकी मैं इस पर ट्राई करके देखता हूँ एक बार। सो आपका ये क्या है, वाई ई आर माइनस वाई, ये शायद प्रूफ किया था कहीं, कहीं क्वेश्चन आया है इस तरीके की फॉर्मेशन, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है मेरे को, वाई आर माइनस वाई, दिस इज आर कैप, ठीक है, कमा वाई एस कैप। तो फिर वही चीज, कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखो लो 0 0 0 समथिंग, और आरथ पोजीशन पे आपका आएगा 1। ओके, दिस इज आरथ पोजीशन 1 है, कोवेरिएंस बिटवीन दिस वेक्टर एंड कमा दिस वेक्टर। ओके, सो और ये एसथ पोजीशन पे आपका 1 है, बाकी इस पे 0 है। ये एक्चुअली खड़ा ये रहेगा कॉलम वाइज, कॉलम वेक्टर। तो आपने इस पे फोकस करना है, चलो करते हैं फटाफट कैप, और दिस इज कमा बाई कैप। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ कि बाई माइनस बाई कैप होता है, ठीक है।
ये स्पाई कैप को क्या लिखता हूँ, एक्स बीटा कैप लिखता हूँ मैं। तो y माइनस एक्स बीटा कैप बोले तो x जो भी आएगा यहाँ पे एच वाई आता है और ये एच बार वाई आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच बार वाई लिख लिया, सही कर रहा हूँ, एक्स बीटा बीटा कैप एक्स, हाँ ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, एच वाई आएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कहा, ए एक्स का ये हो जाता है कोवेरियंस बिटवीन वाई कमा वाई और ये आपका एच डैश हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, एच बार एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, खत्म, ये एच डैश। तो एच डैश है वो तो होती ही, को टेंशन नहीं है। इसमें अपने को मिलेगा, ये होती है ये एच बार और ये, तो दिस इज एच माइनस एच स्क्वायर और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये तो जीरो आ गया। अनकोरिलेटेड, अरे ठीक तो आ रहा है यार। अनकोरिलेटेड का मतलब क्या होता है, कोवेरियंस जीरो आना चाहिए। तो क्या प्रूफ तो कर दिया, ठीक है, मतलब कोवेरियंस जीरो है ये और ये जीरो है, तो आरएथ पोजीशन चाहे मल्टी एसएथ पोजीशन कुछ भी ले लो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। जी सर। तो आपको ना हमेशा इसको ऐसे ही करना है, मतलब इस तरीके से बना के, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे इसको, वरना आप सोचते रह जाओ उसमें, एक 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 टर्म उठाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इससे क्या है ना, इस मैथमेटिक्स से हम लोग परिचित हैं, हमने काफी प्रूफ किए हैं, तो फटाफट फटाफट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, उसके बाद में देखो इजी हो गया, यहाँ पे एच वाई और फिर यहाँ पे मल्टीवेरिएट लग रही है, ये यहाँ आ जाता है, ये डैश में चला जाता है, कोवेरिएंस बिटवीन, खत्म हो चीज। ओके, तो 3 और 4 इसके सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्या है, given data points xi the sum c decided c decides to fit a linear regression model। c कौन है, कोई होगा बंदा, ओके 66 का आंसर ए और डी है ना? नॉट 66, अच्छा 66 कहाँ गया, कौन से पेज पे 66? एक मिनट सर, कौन सा पूछ रहे हो आप, पेज नंबर 37 का। पेज नंबर 37, यस सर, ए और डी है। ये 37 ना, हाँ नहीं ये तो डिस्कस किया था ना, ए और डी, इसमें इन्होंने बी लगाया था, नहीं मैंने शायद गलत किया होगा बी, एक बार सीरीज इसका आंसर चेक करना, क्योंकि नहीं चेक क्या करना, वो डी अगर फिर डी ट्रू नहीं होगा, वही चीज है उसमें, तो n-5 ही आएगा, ए और डी आएगा इसमें आंसर। तो ये वाला देखते हैं, धुंधला सा दिख रहा है इसमें। तो देखो इसमें क्या है, अच्छा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें देखा बोथ फिटेड लीनियर रिएक्शन पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, ये तो रिजल्ट ही होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्स आई वाई डेटा है, ठीक है, गिवन पॉइंट्स सेम, सी डिसाइडेड टू लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स इंटरसेप्ट विद एन इंटरसेप्ट, ओके। डी, अच्छा डी कोई बंदा है, सी कोई बंदा है, डी कोई बंदा है, डिसाइड टू फिट ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई ऑन एक्स विदाउट इंटरसेप्टर, ओके 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 ओके, हाँ। तो सी ने बोला 102, सी कह रहा है कि y इज इक्वल टू ये इंटरसेप्टर में प्लस बीटा एक्स है, लेकिन डी वन ने बोला कि y इज इक्वल टू बीटा एक्स ही बोलता है, ठीक है। सो विदाउट एन इंटरसेप्ट, ओके, x bar and y bar be the sample mean of x bar y bar respectively, then which of the following statement regarding two fitted models are not necessarily true, ओके। जो मैंने बताया ना, ये x bar और y bar passes through from this, ये वाले इस वाले मॉडल से, है ना, इसी वाले मॉडल से पास करते हैं ना, आप देख भी सकते हो इसको, जब आप करोगे इसको y कैप इज इक्वल टू बी, अगर मैं आपका लेता हूं मॉडल y इज इक्वल टू
बीटा नॉट कैप, मतलब बीटा नॉट अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ बीटा नॉट कैप आएगा फिटेड मॉडल, एंड बीटा 1 कैप एक्स। ओके, तो इसकी वैल्यू डाल दो जरा, वाई बार माइनस क्या है यार, वाई बार माइनस बीटा 1 कैप एक्स बार और प्लस बीटा 1 कैप एक्स बार। अब देखो एक्स इक्वल एक्स बार डालोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और वाई की वैल्यू वाई बार डालोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस वाला ये वाला जो हमारे पास ये है विद इंटरसेप्टर, वो तो हमेशा पास होती ही होती है, लेकिन डी डी बोल रहा है कि मैं इंटरसेप्टर नहीं लूंगा, आप बताओ कि ये पास करेगी कि नहीं करेगी। तो देख लेते हैं एक बार, बाई फिटेड लाइन क्या होगी इसकी, बीटा कैप एक्स होगी। आप डाल के देखो क्या जीरो बनेगा। ये बीटा कैप क्या होता है, आपका होता है समीशन एक्स आई बाई आई अपान में समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये होता है। और ये आपका एक्स है, यहाँ पे बीटा कैप है, डालो एक्स बार यहाँ डालो, यहाँ बाई बार डालो, क्या जीरो इक्वल टू होंगे दोनों। अगर ये इक्वल टू हो जाएगा तो, अगर इसके इक्वल हो गया तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एक्स आई लिख सकते हो अपान में लिख सकते हो, मतलब कुछ कुछ डेटा के लिए जरूर जीरो हो सकता है, लेकिन सब डेटा के लिए जीरो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, with no intercept term, line does not passes through x bar and y bar. बस आप ये एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइन है, रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू, आपने अक्सर देखा होगा, लिखा भी होगा, जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्स बार वाई बार से पास करती है, बट कब, जब हमारे पास बी इंटरसेप्टर होनी चाहिए मॉडल में। अगर इंटरसेप्टर मॉडल में नहीं है तो इट कैन और कैन नॉट, मतलब मे और मे नॉट। ठीक है, तो पहला तो नॉट नेसेसरी ट्रू पूछा है, हाँ पहला ट्रू, नॉट नेसेसरी ट्रू, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद में C C's fitted line will pass through X bar, but D fitted line will not pass through X bar। मैंने ऐसा नहीं बोला, इसने बोला है कि C के जो बोल रहा है उससे पास करेगी, 100% ट्रू है, बट D की पास कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ये बोल रहा है कि नहीं करेगी, तो गलत बोल दी, सही हो जाएगा ना, नॉट सॉरी नॉट नेसेसरी पूछा है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ये। उसके बाद में फॉर बोथ फिटेड मॉडल सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, क्या लिखा है ये, क्या हो सकता है ये सोचना है, लिखा क्या है, एक्साइज, हाँ लिखा लिखा हिंदी में, दोनों फिट किए गए मॉडल के लिए सब एक्स तथा एक्साइज ही होगा वहां पे। तो फॉर बोथ मॉडल fit, sorry, for both fitted models the sample correlation coefficient between excise and corresponding residuals is 0। For both fitted models the sample correlation coefficient between excise, sample correlation coefficient between excise and corresponding residuals। ओके, क्या बोल रहा है इसने कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले तो कोवेरियंस निकालना पड़ेगा मेरे को कोरिलेशन के लिए, कोवेरियंस बिटवीन एक्साइज एंड कोरस्पॉन्डिंग रेजिडुअल्स। रेजिडुअल क्या होता है, EI होता है, तो ये 0 होगा कोवेरियंस। ऊपर क्या प्रूव किया था अभी हमने, ऐसे कुछ प्रूव किया था आई थिंक, देखो नहीं लेकिन वो तो यार ये सही है कि वाई आई, कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो कोई जिसकी आंखें अच्छी हो, तो दिख नहीं रहा इसमें। एक सही होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या, नो नो, थर्ड। थर्ड एक्साई है, हिंदी में लिखो वहां पे एक्साई लिखा है शायद, एक्साई तथा संगठन। नहीं, ये हिंदी चौथे वाले की है कि नहीं, तीसरी की तीसरी नहीं, चौथे वाली गायब हिंदी है इसकी, तो
तो आपको यही ना कि दोनों मॉडल के चेक करना पड़ेगा। अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना मॉडल वाला ये CRR था उसमें। मल्टी कोरिलेशन बोल रहा है क्या? नहीं, मल्टी कोरिलेशन कोरिलेशन नहीं, बिटवीन सिंगल एक्साइज। कोरिलेशन बोल रहा है इसने। सैंपल कोरिलेशन बोला है, कोएफिशिएंट बिटवीन एक्साइज एंड करस्पॉन्डिंग रेजिडुअल्स इज 0। सॉरी रेसिडुअल्स भी है। ठीक है, तो आपको भाई ये दोनों मॉडल ये चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर कहीं किया था ऐसा कुछ ही। सैंपल कोरिलेशन वाला कहाँ गया? ऊपर था। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें xi for both fitted model, okay, sample correlation coefficient between xis and corresponding residuals is equal to 0। corresponding residual आएगा ei। तो करो बैठ के इसको, हमारे पास दोनों मॉडल ये चेक करो। y इज इक्वल टू कौन सा मॉडल है पहला? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। एंड सेकेंड मॉडल विल बी सी वाला मॉडल और डी वाला मॉडल ये है बीटा 1 एक्स आई। ये एग्जाम के सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। तो कोवेरियंस निकालो इसका बैठ के, क्या आएगा? इसमें रेजिडुअल क्या आएगा? एक्स आई माइनस कॉमा, देखो एक एक तरीका और कर सकते हैं। कैसे? देखो कोवेरियंस अगर हम वैसे देखें ना, जैसे ये बता रही थी ज्योति, कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोवेरियंस के लिए कोरिलेशन क्या होता है? आर होता है ना, और आर स्क्वायर यही टाइप का होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार होता है। तो आप ये लिख सकते हो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू ई आई माइनस ई बार, और किया जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर, तो माइनस सम ऑफ रेजिडुअल्स। सम ऑफ रेजिडुअल्स इसके लिए डिफाइन नहीं होगा एक्चुअली, इस वाले के लिए नहीं। इसको ऐसे करो, हाँ, ये सब कोवेरियंस क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई ई आई कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ई आई कैप इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, और इसके लिए सम ऑफ रेजिडुअल इस वाले के लिए, इस वाले मॉडल के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, हाँ 0 नहीं होता है, और इसके लिए 0 होता है। तो इसके लिए तो बात ट्रू हो जाएगी कोवेरियंस, लेकिन इस वाले के लिए नहीं होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा उसमें, आप ऊपर जिसको भी, जिससे भी ना आए। ठीक है, एक बार ट्राई करना, क्योंकि ऐसे ही करना है इसको। उसके बाद में डी बोल रहा है कि द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्साइज एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेजिडुअल्स सी, इसका अपोजिट है। तो मॉडल बिटवीन सी वाला सी के द्वारा फिटेड मॉडल है एंड डी के द्वारा, नॉट फॉर मॉडल बी। तो इसके लिए, इस वाले मॉडल के लिए 0 नहीं होगा, इस वाले मॉडल के लिए 0 होगा, डी में आएगा। तो आप डी एक्स का ट्रू है, मतलब वैसे ट्रू है, इसे नॉट बोला है नेसेसरी में। तो एज अ रिजल्ट आप लिख इसको भी लिख सकते हैं कि इस वाले मॉडल में आपका ये 0 होता है और इस वाले मॉडल में ये 0 नहीं होता है। ठीक है, सर इसका जो बी ऑप्शन है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एक्चुअली देखो, इन्होंने वैसे हम क्या करें कि फॉल्स होगा। हाँ, अच्छा, बी ऑप्शन फॉल्स होगा ना? हाँ फॉल्स सर होगा। बी हाँ, सेकंड ऑप्शन फॉल्स होगा। क्योंकि सर इसने बोल रखा है कि डी फिटेड लाइन विल नॉट पास थ्रू एक्स बार वाई बार। हाँ, तो पास हो भी सकती है और नहीं भी, तो हम एक के साइड थोड़ी ना जा सकते हैं, तो ये फॉल्स करेंगे ना हम। देखो वैसे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब फॉल्स ही है, कहने का मतलब ये है, हमें फॉल्स ही चूज कर रहे हैं ना, नॉट वाले, मतलब फॉल्स ही चूज, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो इसने बोला कि विल पास थ्रू डी, बट डी फिटेड लाइन विल नॉट पास थ्रू। हाँ यार, अगर नॉट पास थ्रू क्या लिखेगा तो क्या बोलेंगे? ये तो हमें पता कि पास कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है, विल नॉट पास थ्रू। तो सर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, हाँ, तो हम ये कहें कि नहीं करेगी तो वो गलत हो गया ना फिर।
वो नेसेसरी वाला पूछा है ना, नॉट नेसेसरली, हाँ हाँ, वर्ड नेसेसरी वर्ड डाल दिया तुमने। तो इसमें आंसर हमारा 1 2 3 हो गया ना, मतलब हमें तो फोर्थ स्टेटमेंट ही चूज करनी है। फॉल्स स्टेटमेंट में चूज करना है, तो 1 2 3 आंसर है इसका। ठीक है सर। ओके, सर और ये ये ठीक, हाँ बोलो। नहीं सर कोई बात नहीं। हाँ, तो एक बार ये खुद करना, ये जैसे एक्सपेक्टेशन से भी जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो, मतलब जो मैंने अभी बताया, मतलब भाई ना मेरे को करना पड़ेगा वही सब, तो आप खुद कर सकते हो भाई इसकी जगह। मॉडल छोटा सा तो मॉडल है, खुद ट्राई करना, इसको नहीं हो तो मेरे को बता देना, बस भेज दूंगा सोल्यूशन। उसके बाद में क्या है, सी के लिए 0 होगा, फॉर डी के लिए नॉट 0 होगा, है ना? यस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे बढ़िया है कि इसका रिजल्ट लिख लेना आराम से नोट्स में, यस सर। और यही यही रिजल्ट पूछा जाएगा आपको आईएसएस में या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम में, वो यहीं से यस क्वेश्चन सर। उठाते हैं। कई आप देख लो, कोई ये गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, इन्हीं के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको पता है कि आरबीआई में मल्टीवेरिएट के 4 क्वेश्चन आए थे प्री में इस बार के, डिट्टो नेट के क्वेश्चन डाले थे उन्होंने, नेट के डिट्टो, बिल्कुल एक भी नॉट सिंगल डिजिट चेंज नहीं की थी उन्होंने। यस सर। तो 56 तो इजी है, बता ही चुका हूं आपको कि कौन सा एस्टिमेबल होगा, बताओ। ट्वेनी बताओ, ट्वेनी नाम क्या नाम है जो भी सी है। ऑप्शन। हैं? हाँ, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, और बीटा 1 बीटा 2 का सम, उनके कोफिशिएंट का सम 0 है, तो इसीलिए एस्टिमेबल हो जाएगा, घटाओ इसे। 114 देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, ये सब है। द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड दिस इज लार्जर देन रो, दैट इज इक्वल टू रो, व्हाट इज रो, चलो देखते हैं इसको जरा। 114 कि p हमारा ग्रेटर देन 1 है, और ये फिर लिख रहा है p ग्रेटर देन 0, नहीं ये रो होना चाहिए आई थिंक, ये ना जैसा इसने पाई हमने टाइप किया है, गलती हो सकती है इससे। कंसीडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल p इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, suppose that the correlation between y and xi is rho, correlation y and xi is rho, okay, and correlation between xi comma xj is also rho for all ये सब, which one of the following are correct, the multiple correlation between y this is larger than this। तो भाई अब तो मल्टीपल कोलेशन वाला को वो याद करना पड़ेगा, क्या लिखाया था वही भूल गया। ये मल्टीपल कोलेशन इट विल बी, मतलब ये हमको करना है कि, मतलब मल्टीपल कोलेशन नोटेशन क्या होता है, रो वाई पॉइंट, मतलब ये ऐसे लगाते हैं, x1 x2 और x कितने हैं, p है, और ये कुछ लिखाया था मैंने, फार्मूला याद हो जाएगा क्वेश्चन, आई थिंक ये था कि सिग्मा दे रखी है आपके पास मैट्रिक्स, और ये इसको इस तरीके से पार्टीशन करते थे, फिर ये नीचे ही जाएगा, y और x के बीच की कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या आएगी, अरे रंजन जरा याद है तुम्हें, बताओ। मैं ही निकालना पड़ेगा, उनको निकालता हूँ। सही तो उठा रहा था।
ये होती ना मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, तो इस इनकी कोवेरियंस मैट्रिक्स जो भी होगी, इनकी कोवेरियंस मैट्रिक्स देखो क्या आएगी, सिग्मा वाई कमा x1 x2 xp, ये बनेगी ना। वाई और वाई के बीच का वेरिएंस कोवेरियंस तो बनी होगा, ठीक है। एंड वाई और x1 के बीच में उसने खुद ही दे रखा है, कितना दे रखा है, रो 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 रो, ये रो रो आ जाएगा, ये भी रो आएगा, फिर उस हिसाब से, और x और 1 x2 के बीच में, x1 x1 के बीच में आएगा 1। मैट्रिक्स बहुत लंबी बनेगी जाएगी, तो रो 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 इस तरीके से। तो आपने एक्चुअली करना क्या होता है इसमें, अगर 2x3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, तो जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है y x1 x2, ये मान लो सब थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपने क्या करना है, ये y इसका को ये होगा वेरिएंस ये वाला, और ये, तो लाइक दैट, कि अगर मैं इसको इस तरीके से पार्टीशन कर दूं कि सिग्मा 1 1 स्मॉल वाला एक है ना एलिमेंट, सिग्मा 1 1, और इसका है ए, दिस इज योर ए डैश हो जाएगा, अगर इसको ए लोगे, इसको ए लोगे तो इसको ए डैश लेना पड़ेगा, और ये आपका गया सिग्मा पार्टीशन मैट्रिक्स में इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आएगा, ये वैल्यू आएगी ए डैश सिग्मा 2 2 इनवर्स आती है, और जिस दिस इज स्क्वायर इधर इनवर्स सिग्मा 1 2, नहीं सिग्मा 1 2 मतलब ए आपका, और ये नीचे आ जाएगा सिग्मा 1 1, ये आता है, ये फार्मूला होता है एक्चुअली, ये इसमें गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे मल्टीपल कोरिलेशन वाला। ठीक है, अब मेन चीज है कि सॉल्व कैसे करना है इसको। अरे समझाएंगे क्या किया, थोड़ा सा लॉस्ट हो गए थे। ठीक है कोई नहीं, इसमें जैसे जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है सिग्मा, ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ाया था आपके, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2, और ये है आपके पास सिग्मा पी पी, नहीं 1 पी, 1p हाँ, और ये आएगा सिग्मा p1 पी 1 ले लो, ये सिग्मा पी पी। तो मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूँ इस तरीके से, पहला सिग्मा 1 1 किया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मतलब ये वेक्टर होगा आपके पास, ठीक है, इसको छोड़ के, तो आपको ने उसको नाम अगर ए डैश दे रहे हो तो इसको देना पड़ेगा ए, क्योंकि दोनों सेम सेम होंगे। हाँ और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी इस तरीके से पार्टीशन, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो बनेगी वो उसको मैं नोटेशन दे रहा हूँ सिग्मा, इसको कुछ और ले लो, सिग्मा डैश ले लो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनेगी ऑफ ऑर्डर p-1 क्रॉस p-1। तो वही चीज है मैं बोल रहा हूँ कि रो स्क्वायर जो कि मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है 1.234 p, तो पहला जो वेक्टर है ना, जो पहला वेरिएबल है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये मतलब इस वेरिएबल का वेरिएंस होता है, ये वाला यहाँ पे रखा हुआ है। सिग्मा तो 1 ये 1 कैसे निकालते हैं कि ए डैश, ये आपकी मैट्रिक्स सिग्मा इनवर्स, और ए अपान में सिग्मा 1 ठीक है, सर ये फॉर्मूला है। ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं समझ आया क्या। सिग्मा 1 इनवर्स, अच्छा सर समझ आ गया, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, उसकी तरह है ना सर। मैं वही ना कि मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड x1 यस x2 सर, xp। यस तो सर इस समझ आ गया। 3x3 की मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, उसमें गेट के क्वेश्चन में दो तीन बार आए हुए क्वेश्चन, ये दो बार आए हुए थे, यही पूछा उन्होंने मल्टीपल कोरिलेशन, तो इस तरीके से ही निकलेगा। अब आपको ये करना है कि ये चीज को अप्लाई यहाँ कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज देखते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड दिस will be larger than or equal to रो, और आपके पास एक्चुअली आपको ये फाइंड आउट करना है, रो स्क्वायर दिस इज वाई x1, और ये जा रहा है xp तक। तो ये वाली मैट्रिक्स इसको बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यार इसमें थोड़ा
और कुछ कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका? नहीं, और तो नहीं है कोई, यही फॉर्म लिखाई थी मैंने। फिर वही ये मैट्रिक्स का सोचना पड़ेगा, चलो करते हैं फिर। तो आपके पास ये सिग्मा जो कैपिटल जो बड़ी वाली सिग्मा जो आएगी, तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे को किसके बीच का चाहिए, वाई और मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन दिस, वाई और ये वाले, इन दोनों, इन तीनों की, मतलब इन पीस वेक्टर्स के बीच का। तो सिग्मा मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो फॉर्मेशन में ये आपका यहाँ पे वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, जो कि हमारे पास इन्होंने दे रखा है क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, तो 1 कर लिख देते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम इसे कोवेरियंस यहाँ पे लिखेंगे तो कोवेरियंस मैट्रिक्स ले लो, चाहे तो कोवेरियंस ले लो, इसके कोवेरियंस तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कोवेरियंस ही लेना, कौन सी कोरिलेशन मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, नॉट कोवेरियंस। अगर मैं कोवेरियंस, दिस इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स एक्चुअली, तो यहाँ पे वेरिएंस 1 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे लिखेंगे 1 और x1 का, सॉरी y और x1 के बीच का कोरिलेशन, विच इज रो, क्वेश्चन में गिवन है। सेम फिर रो, और यहाँ रो तक जाएगा, फिर ये रो सिमेट्री के चक्कर में आएगा। यहाँ बीच वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो क्या कह रहे हैं, द कोरिलेशन बिटवीन xi एंड xj इज आल्सो रो। तो x1 और x1 यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन x1 x1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ y रख लो, यहाँ आप y रख लो समझने के लिए, यहाँ x1 रख लो, यहाँ x2 लिख लो, और यहाँ x भी लिख लो। यहाँ आप रख सकते हो x1, और चाहो तो इसको और इसी तरीके से p की वैल्यू 2 ले लेना, वो और तरीका अच्छा आ जाएगा, p की वैल्यू 2 या 3 ले लेना, क्योंकि इसने बोला है कि p इज ग्रेटर देन 1, तो यू कैन टेक 2p इज इक्वल टू, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि x1 और x1 के बीच का कोरिलेशन कितना दे रखा है, इसने बोला है कि द एंड कोरिलेशन बिटवीन xi एंड xj इज आल्सो रो फॉर ऑल, आपकी ये i गोज 1 टू j इक्वल टू p है, तो यहाँ पे आप रो लिखेंगे, और सेम यहाँ पे भी ये आपकी पूरी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी गंदी सी ये। तब उसके बाद में इसका इन्वर्स निकालना है, सोचना है थोड़ा सा, सोचना क्या है, इसका कुछ रिजल्ट होता है होगा शायद, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन रही है इवन, नहीं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहाँ बन रही है यार, ये बन रही है इसकी रैंक 1 आएगी इस वाली मैट्रिक्स की, पार्टीशन जब मैं करूंगा। तो मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, इसका रो 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 ये, और ये वाली मैट्रिक्स, तो सपोज करो दिस इज मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स, सर तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना फिर। हाँ भाई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद में फिर आएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे आएगा 1, नहीं तो फिर यार इसने बोल रहा है कि y xi के बीच अरे में तो रो, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 ही आएंगे ना, नहीं नहीं यही चेक कर रहे हैं, नहीं डायगोनल एलिमेंट 1 कैसे आ जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है, कोरिलेशन ऑफ x1 x1। नहीं कोरिलेशन, हाँ नहीं, यही तो थोड़ा सा यहाँ, या फिर यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने वेरिएंस ऑफ बाई का बात नहीं की है। अगर मैं इसे कोरिलेशन मैट्रिक्स लेता हूँ तो यहाँ तो गारंटी है कि फिर बनाएगा, और फिर यहाँ पर भी बनाएगा फिर, और यहाँ पे भी बनाएगा, क्योंकि x1 x1 कोरिलेशन मैट्रिक्स में मैन डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। बट रीजन ये है ना कि इसने कहा कि i अगर j इज इक्वल टू लेते हो, अगर आप नीचे लिखा हुआ है i इज ग्रेटर देन इक्वल टू i एंड ग्रेटर देन j, उस केस में which one का नाम xi इज इक्वल टू, इसका मतलब i इज इक्वल टू j ले सकता हूं मैं, और xi इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, जब मैं j लूंगा तो वेरिएंस ऑफ x by की बात करूंगा, और which इज इक्वल टू रो। i इक्वल टू j भी लेना है उसमें। हम्म, अच्छा, तो फिर ये कोरिलेशन भी रो आएगा, बट वो सर कोरिलेशन ऑफ सेम क्वांटिटी रो कैसे? फिर वही चीज है ना कि फिर एक बात ये आती है कि वेरिएंस
इसका फिर कैसे निकालोगे, वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकालोगे अगर मैं कोरिलेशन ये केवल कोवेरियंस मैट्रिक्स मान के चलता हूँ। सो डायगोनल एलिमेंट 1 ही हो जाएगा, जैसे कोरिलेशन लेंगे हम x1 और x1 के बीच में, तो फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस बिटवीन हाँ x1 सही। एंड तो x1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x1। तो कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1 वेरिएंस ही होता है एक तरह से, हाँ वेरिएंस हो गया और और सिग्मा और स्क्वायर नीचे भी वेरिएंस हो गया, तो वो 1 आ जाएगा ना, डायगोनल एलिमेंट्स फिर 1 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स ए बन गई, तो ये रो है, यहाँ पे भी रो आएगा, तो इसका रो मैं बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ 1 1 1 1 बचेगा, देखो। और यहाँ पर भी ये रो स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 1 1 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे 1 है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन बाई एंड दिस इज लार्जर देन इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब रो स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है कि रो स्क्वायर के बड़ा होगा या नहीं होगा। तो सेकेंड थिंग इज दिस, ये वाले मैट्रिक्स कहने का मतलब है, अब आपको क्या चेक करना है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ओनली ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि रो स्क्वायर काट दूंगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगी ना तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रो स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे को केवल इस पे फोकस करना है, 1 1 1 1 1, और ये आपकी मैट्रिक्स का इनवर्स। आप चाहो तो 2 के लिए देखें जरा, 1 1 1 रो रो 1, और ये आपकी 1 1, तो ये सिंपली क्या आएगी, क्या होता है इसका 1 ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस 2hxy, 2h इज रो एक्स वाई 1 1, ठीक है। और ये कितना आ गया अपने पास 2 प्लस 2 रो, ये आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस रो। ये एक्चुअली आपको कुछ इसका रिजल्ट होता है कि मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, बहुत ही गंदा रिजल्ट आता है इसका। कुछ मैडम ने, मुझे याद है शायद एडोब में लिखाया था मैम ने इस वाली मैट्रिक्स का, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका जैसे इस तरीके की जनरल मैट्रिक्स बनेगी 1 रो रो रो, कुछ इस मैट्रिक्स का नाम भी होता है आई थिंक, 1 रो रो रो, इस तरीके के इस मैट्रिक्स का इनवर्स जनरल वे में कुछ लिखाया था। मैं देखूंगा मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, वरना क्योंकि एग्जाम में आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सीधे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी नहीं आएगी, है ना, आएगी नहीं आएगी बताओ। आएगी सर। हाँ, क्योंकि रो इसमें देखो रो क्या दे रखा है, 0 से 1 के बीच में दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू है कोई, और पॉजिटिव वैल्यू मिनिमम मिनिमम वैल्यू आप इसकी 0 ले सकते हो, तो 0 हो गई, 0 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 1 है। तो वही मैं कह रहा था, सबसे अच्छा तरीका यही था इस क्वेश्चन में, आपको p इक्वल 2 लेना था, बाकी दिमाग नहीं लगाना था, क्वेश्चन फटाफट होता है ये। सर ये रो स्क्वायर किधर गया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू यार रो रो स्क्वायर, यहाँ रो स्क्वायर था, अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मैंने यही बोला कि अगर बीच वाली मैट्रिक्स आपकी ग्रेटर देन 0 हो गई, बोला नहीं ग्रेटर देन 1 हो गई, तब आपका आंसर ये ट्रू हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके सर। एक बार इसको 2 क्रॉस 2 से करना, क्योंकि मैंने आपको एक ब्रॉड रीजन तरीका बता दिया, और आपको ये सब यूज करना है, नहीं है यू कैन आस्क मी, ठीक है, आराम से पूछ लेना, मैं सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा इसका। 2 क्रॉस 2 की इसमें पी की वैल्यू 2 लेना, तो आपको ये मिलेगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, उसके बाद में इजी हो जाएगा, सब कर लेना फटाफट। और उसके बाद में क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन बाई एंड रो विल बी रो इफ रो इज इक्वल टू 0 है, द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन बाई एंड, नहीं, इसे यहाँ पे ये होना चाहिए था कि द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन बाई एंड दिस विल बी 0 इफ रो इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए था, तब 0 तो हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीपल कोरिलेशन हमेशा ये रो स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे कुछ सपोज करो रो, ये रो पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ पहलू है, बट ये वाली क्वांटिटी तो रो पे डिपेंड है ना, आगे रो स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, सो अगर रो 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, सो मल्टीपल कोरिलेशन विल बी 0, ओके। अगेन तो हाँ वही चीज इसने भी लिखी है,
अगले वाली टर्म में लिखा द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड विल बी रो इफ ओनली इफ रो इज इक्वल टू 0। सर हमने ये जो 2x2 की लेके करा है तो इसमें ए का इनवर्स नहीं आएगा? हाँ ठीक है, एक इनवर्स आएगा यहाँ पे इनवर्स आएगा तो कितना आएगा 1 1 माइनस रो का मेन डायगोनल चेंज हो जाएंगे एंड और नहीं हाँ मेन डायगोनल चेंज हो जाएंगे तो माइनस रो आ जाएगी और डिटरमिनेंट कितनी आएगी 1 माइनस रो स्क्वायर आएगी। एक बार करिए जरा इसको, फिर आएगा ये फाइनली 1 माइनस रो स्क्वायर यहाँ नीचे, तो ax स्क्वायर 1 प्लस by स्क्वायर 1 माइनस 2hxy प्लस 2hxy 2 की वैल्यू 2, h की वैल्यू रो है, hxy है, ठीक है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 माइनस 2 रो अपान 1 माइनस रो इंटू 1 प्लस रो, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस रो अपान 1 माइनस रो 1 प्लस रो। अब आपको चेक करना है कि 2 अपान 1 प्लस रो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया क्लेम कर दिया 1 है ग्रेटर देन, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 प्लस रो, तो रो इज लेस देन 1। हाँ सही है, जो कि मैंने क्लेम किया था वो सही है क्योंकि रो इज लेस देन 1 दिया रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना ज्योति, सही कहा ना? यस सर। तो सी ऑप्शन भी द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन बाई एंड दिस विल बी, देखो सबसे अच्छा तरीका यही था कि p की वैल्यू 2 लेते हो सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं और आपको केवल फार्मूला याद हो जाता है, बस हो जाता है। 2-3 मिनट का क्वेश्चन था ये। द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड विल बी 0 इफ ओनली इफ रो इज इक्वल टू 0। एक सेकंड यार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कि इन्होंने कहा ओनली इफ रो इज इक्वल टू 0, अगर रो इज इक्वल टू 0 हो गया तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा? एक बार इसको ओरिजिनल जगह से चेक करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक टाइपिंग में इन्होंने कुछ करी है मिस्टेक, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अरे यार टाइम ही हो गया, चलो ठीक है मैं समेटता हूँ फटाफट। हाँ लास्ट क्वेश्चन बचा था ये तो, ठीक है। तो सर एक बार ये जो आप मतलब ये जो ऐसे मैट्रिक्स होती है ना 1 1 और इसकी डायरेक्ट आप लिख रहे हो, नहीं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक बार ये बताओगे? लास्ट वाला क्वेश्चन तो हुआ है, आपने डिस्कस कर रखा है पहले ही थ्योरी पढ़ाई तब। हाँ ये जो आप डायरेक्ट लिख रहे हो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2hxy ऐसे कुछ करके। अच्छा वो चीज, वो तो हाँ फार्मूला होता है, जैसे मैं जल्दी जल्दी ये मल्टीपल में डिस्कस किया था। अच्छा आप नहीं थे उसमें। जैसे लाइक कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और यहाँ पे ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए नहीं पहले 2+2 में देखते हैं, ए एच एच बी और एक्स वाई, ये फार्मूला होता है सीधे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ये होता है। तो मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया इसको। ये देखो अब आप पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको यही मिलेगा। तो वैसे ये यहाँ पे एक्स भी वाई है ना, एक्स वाई। हाँ दिस इज एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे कितना है ए बी सी, तो बी सी यहाँ पे डी डालो और ई ई एफ डालो, तो देखो ये वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ पे भी आएगा एक्स वाई जेड, प्लस डायगोनल वाला डी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर डायगोनल वाले, फिर इन दोनों को 2 टाइम्स कर दो तो 2b होगा। b कौन सी पोजीशन पे, देखो b है पोजीशन x एंड y, फर्स्ट रो मतलब x और सेकंड एक्स वाई, फिर ये कौन सी x y पोजीशन पे 2c एक्स वाई, और ये वाला आएगा 2e x नहीं क्या आएगा y और z y z, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये सर बता 2c हमारे पास x और z पोजीशन पे है ना? सॉरी एक्स जेड पोजीशन पे, ये एक्स हो गई यहाँ जेड पोजीशन पे 2c, और वैसे भी अगर नहीं, अगर ये दोनों सिमेट्रिक ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो इनको, यहाँ पे 2c नहीं आएगा फिर, बस यही है। जैसे ये वाला 2+2 में मैं बताता हूँ, कहने का मतलब ये है कि आपको जो मेन डायगोनल है ना उनको उनका वो कोफिशिएंट रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ए और ए किसके मेन डायगोनल जो एक्स पोजीशन पे है, ठीक है,
और यहाँ पे जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो ये एक्स एक्स पोजीशन पे है, ये एक्स वाई पोजीशन पे है, ये एक्स वाई पोजीशन पे है, और ये वाई वाई पोजीशन पे है। इजी है तरीका, ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए है ये सब, और कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पे भी ये एक्स एक्स पोजीशन पे है, ये एक्स वाई ये एक्स जेड पोजीशन पे है। अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई आएगा, यहाँ पे रखा बी एक्स वाई, और यहाँ बी एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, उसके बाद में 120 क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या दे रखा है, कंसीडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस एंड ये शायद रंजन ने एक बार डिस्कस भी किया था। सर ये डिस्कस हुआ है, थ्योरी पढ़ाई है आपने तब हाँ, रिग्रेशन की। डिस्कस क्वेश्चन हो चुका है डिस्कस। चलो, और अरे वन वन फोर उसके पहले क्वेश्चन का डी का क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ p टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, p टेंड्स टू इन्फिनिटी, p क्योंकि p के में वो आ रहा है, देखो ना ध्यान से, p का कोफिशिएंट मतलब जो भी आप निकालोगे p की टर्म में आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, कहाँ गया ये वाला, कहाँ गया ये यहाँ पे पी स्क्वायर टर्म आएगी, यहाँ पे पी स्क्वायर टर्म आएगी, बाकी ये हमारी पी पे डिपेंड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और 2x2 के लिए जरा एक बार जरा देखते हैं। चलो 2x2 के लिए अगर हम देखें तो क्या आ रहा था हमारे पास, ए इनवर्स कितना आया था, ए इनवर्स ये रहा। 2/1 हाँ देखो ये आ रहा है, तो रो +2। स्क्वायर ये आएगा, और 2/1 प्लस रो ये आ रहा है 2x2 के लिए। अब डालो रो को इन्फिनिटी, जी इन्फिनिटी जाएगा ना, बन थोड़ी जाएगा। हाँ अगर यहाँ रो स्क्वायर होता तब बन चला जाता, नहीं तब भी नहीं जब बन जाता तब है। सर रो नहीं है, p है, p नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अरे नहीं, रो है, पी क्या करेगा यहाँ बैठ के, पी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, लेकिन पी की काम नहीं है यहाँ पे कुछ भी। पी पी इसमें काम आ रहा है, ये ऑर्डर में p×1 इंटू p×1, ये ऑर्डर में काम आ रहा है। सर रो इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं ना, रो 1 से ज्यादा जाएगा नहीं। सर p ही है इसमें वैसे तो। सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देख रहे हो p इज गोइंग टू इन्फिनिटी। अच्छा हाँ, तो फिर सोचना पड़ेगा मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड दिस टेंड्स टू 1 व्हेन p गोस इंफिनिटी। कैसे डिस्क्राइब करें इसको, सर वही फॉर्मूला से जो हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी वो मतलब 1 1 1 अप टू इंफिनिटी, ऐसे ही कॉलम वाली, मतलब जो फॉर्मूला हमने लगाया था। हाँ तो यही इंफिनिटी बन जाएगी। हाँ, और इनवर्स ऐसे कुछ करके। तो फिर वही है ना कि फिर आपको एग्जैक्ट इनवर्स का फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे उसके लिए। तो फिर आपको, क्योंकि अगर इनवर्स में अगर ऐसा कुछ आया ना कि जैसे इनवर्स अगर आपने मैंने निकाला इसका मतलब, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इसका इनवर्स पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसे कुछ आता है शायद एन, एक आता है टर्म 1 1 डैश, हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, अपान में एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐसे कुछ आता है, या फिर एन यहाँ पे आता है ऐसा कुछ। तो उस चक्कर में आपका पी यहाँ कुछ आएगा पी स्क्वायर, और नीचे अगर पी आएगा तो ये पी कटेगा, और नहीं ये रो स्क्वायर है, और अगर ये एन यहाँ पे इसके मल्टीपल में एन आया तो इन्फिनिटी पे। एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको मैं फिर सीधे आपको बता ही दूंगा क्या इनवर्स, अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर में आधे घंटे में भेज दूंगा मैं, फिर आप देखना, ठीक है। ओके सर। हाँ। सर एक रिक्वेस्ट थी, कल भी 1 घंटा एटलीस्ट ले लीजिए क्लास, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन जो आपने भेजे हैं ना ग्रुप पे, 2 क्वेश्चन कौन से, परसों कल या परसों को 2 क्वेश्चन नेट के ग्रुप पे भेजे थे, हाँ उसमें ना एक्स डैश एक्स मतलब वो ये आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं अभी हम 15 मिनट में उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाइंड अप करते हैं। देखो मेरे पास अब टाइम नहीं है एक्चुअली, मेरा इंटरव्यू लगा हुआ है एक जगह, तो मैं आपको टाइम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी पूछ लो ना, खत्म हो जाएगा, मेरे दिमाग में रहेगा क्लास लेनी क्लास लेनी क्लास लेनी है। ओके सर, वो एक हाँ, क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। ये 2 क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, मैंने क्या बंद कर दी क्या, दिख तो रहा है वैसे, बट वो नेट के क्वेश्चन वो नेटा सर। अरे नहीं, तुम्हें पूछना क्या, डाउट क्या है तुम्हारा, ये तो बताओ। सर उसका आंसर कैसे आ रहा है, मतलब वे शॉर्ट में बता दीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 का,
एक मिनट सर। हाँ, ये 95। ठीक है। और के मतलब तुम कल की क्लास रखवाना चाहती हो इन किन किन केवल 2 क्वेश्चन के लिए, या कुछ और भी डाउट है? सर अभी एक बार गो थ्रू करने वाले थे, तब डाउट पूछने वाले थे। कोई बात नहीं सर, आज ये ले लीजिए। होगा डाउट तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ, व्हाट्सएप भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा उसका। तो इसमें था ही क्या यार, देखो इसमें स्टेबिलिटी कितने क्वेश्चन कराए हैं मैंने। लिखा है कि हमारा पैरामीटर क्या है, वो थ्योरम क्या होती है, टी लैम्डा डैश बीटा, जो कि हमारा पैरामीटर मतलब पैरामीटर का कॉम्बिनेशन ठीक है है, इज एस्टिमेबल इफ एक बंदा ऐसा एग्जिस्ट करेगा टी जो कि इसके बराबर होगा। आप चेक हम्म। करो। अब यहाँ सर पे ये क्या है, देखो लैम्डा वन। ओएलएसी मेथड से मैंने लगाया तो एक्स है ना, एक्स अरे थ्री बहुत। क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स आएगी, मैंने आपको बताया 3x3 की मैट्रिक्स आया तो मत करो उसको। सर ये ऐसा नहीं हो रहा, ट्राई करके देखा था। अरे कहीं नहीं हो रहा है, मैंने को इसने जब भेजा तो मैंने देखा था, इन्होंने क्या नाम अवनीश ने सॉल्व किया था, तो मैंने फिर चेक किया था, हाँ सही किया कि नहीं किया। तो अब इन प्लेस ऑफ बीटा मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, थीटा बीटा गामा, बेटा क्या माँ। थीटा बीटा गामा। और फिर बताओ एक्सपेक्ट T1 एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 कितनी होगी, 2 थीटा प्लस बीटा, बेटा प्लस बेटा। एंड T2 कितना आएगा, बीटा प्लस 2 गामा। अरे यार इतने क्वेश्चन हुए इसके डिस्कस। तो इसके बाद में क्या आएगा, थीटा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो यहाँ से इसको लैम्डा वन थीटा प्लस लैम्डा टू थीटा बीटा, बीटा प्लस लैम्डा थ्री गामा। ओके, यहाँ से देखिए आप, थीटा का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, 2T1 प्लस T3 है ना। फिर बीटा का कोफिशिएंट क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। उसके बाद में आपका मिलेगा गामा का कोफिशिएंट 2T2 प्लस T3 है ना। लैम्बडा वन लैम्बडा टू लैम्बडा थ्री की वैल्यूज निकालनी है। So you get lambda 1 is equal to 2 theta T1 plus T3। ठीक है, और लैम्डा 2 अपने पास आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3। और आपका ये लैम्डा 3 आ गया 2 T2 प्लस प्लस T3। थ्री। अब ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन कौन सा, लेफ्ट वाला, इस फंक्शन को, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली क्या करना था हमें, तो यहीं पे अटक गए थे, और फिर इसलिए ओएलएसी मेथड से वो तो करने गए तो बता रहे एक्स मॉड ऑफ एक्स जीरो आ गया। नहीं, देखो क्या करते हैं हम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना इसमें, एक्चुअली ऐसे करेंगे कौन, जैसे आंसर ही चेक करते हैं कैसे ट्रू हुआ था, थीटा माइनस गामा। तो मेरा क्या था नोटेशन, पहले मैंने थीटा लिया फिर बीटा लिया गामा लिया। तो थीटा 1 इंटू थीटा एंड 0 इंटू बीटा और माइनस 1 इंटू गामा। अब ये देखो ये चीज कहाँ सेटिस्फाई हो रही है इसमें। तो फिर वो पुट करके देखना है। ओके, हाँ ऑप्शन से ठीक है। जाना होगा। हाँ तो यहाँ पे लैम्डा वन कितनी वैल्यू देखो, लैम्डा वन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1 आएगी, तो 2T1 प्लस T3। और लैम्डा 2 की वैल्यू 0 आ रही है, और लैम्डा 3 की वैल्यू माइनस ये आ रही है 1। इस तरीके से कर लो। मुझे गलती कर दी, मैंने सोल्यूशन ही भेज देना चाहिए था, मैंने उस समय किया था, सोल्यूशन भेज देना चाहिए था इसका। सर ये अनोवा टॉपिक लेंगे क्या? अनुभव में है ही क्या, वही खाली वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है बस केवल, देखो नहीं कैसे? हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछता है, बाकी देखो मेरी है ना कि अगर कुछ हो डाउट तो आप पूछ सकते हो मेरे से पर्सनली, ठीक है, पर्सनली या ग्रुप में पूछ लेना। हेलो, यस सर, ओके सर। अच्छा तुम्हारा नाम चेंज किया क्या, मन पहले से कोई और नहीं नाम वो, से? सर अच्छा वो दूसरे फोन मोबाइल से किया है। ठीक है ठीक है। हाँ तो कहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब ग्रुप में आराम से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट ये कि जब मेरे टाइम मिलेगा मैं कब बता दूंगा। ओके ठीक सर। है। और अनोवा में अगर ऐसा देखो, अनोवा में है ही नहीं कुछ, कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन अनोवा से ज्यादा था। आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो अपनी नई वाली किताब कौन सी है, गुप्ता एंड कपूर की है आपके पास, FAS वाली, अप्लाइड हाँ वाली। है सर। यस हाँ तो सर है। उससे पढ़ो, जो लाइन नहीं समझ में आए ग्रुप में डालो, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, नहीं रिप्लाई करेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, देखो आपको अपने प्रयास डालने हैं, बाकी हम लोग सब लोग हेल्प करने के लिए हैं ही। जब तक आप अपने हाँ खुद सर। को ना खुद की हेल्प नहीं करोगे तो कोई नहीं आपकी हेल्प कर सकता। प्रैक्टिस करो, पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो कि तैयार नहीं आ फिर भी समझ में कोई लाइन नहीं समझ में आ रही, तो एक बार लिख दिया कि सर ये बता दो ज़रा, नहीं क्यों नहीं आ रही है, मैं बता दूँगा तुरंत। ठीक है? क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सब लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है उस चीज़ को। ठीक है? ओके सर। बाकी ओके अगर सर, कुछ ऐसा डाउट होगा, बाकी अगर आपको कुछ ऐसे मतलब पर्सनली समझ में नहीं आ रही प्रॉब्लम, तो मैं ऐसे मीट करके पर्सनल मीट करके आपको बता दूँगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कर लो, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पर्सनल मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए। और किसी को कुछ डाउट? कोई ठीक है, चल बाय।